अस्सलाम वालेकुम। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूके एजुकेशन में। आज हम आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड के और सब्जेक्ट साइंस के विषय में कुछ बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको टिक मार्क, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो चलिए, तीनों सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए, लोहे की चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अम्ल डालने से क्या होता है। लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या बनता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लोहे के चूर्ण का फॉर्मूला है Fe और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला है HCl, और इनकी क्रिया करने पर ये जो है लोहे का पाउडर है और इसका फॉर्मूला है Fe, यानी इसको बोलेंगे आयरन भी बोलते हैं इसको, आयरन, और इसका फॉर्मूला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सबसे पहली चीज, एक ऑप्शन दिया, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, आयरन क्लोराइड बनता है, और दूसरा क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन, लवण और जल बनते हैं। तो देखना है कि आपकी जब क्रिया करेंगे तो आप निकलेगा FeCl2, यानी FeCl2 आयरन क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जो ये भी याद रखना है कि कौन सी चीज निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड बनता है। इसका फॉर्मूला है आयरन क्लोराइड FeCl2 और H2, ये क्या हो गई, हाइड्रोजन गैस। और ये याद रखना है कि बुलबुले के साथ, या बोलेंगे बुदबुदाहट के साथ निकलती है, बुदबुदाहट के साथ निकलती है। अब यहाँ से इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ H कितना है 2 और Cl भी कितने हो गए 2, यहाँ Cl 2 है, यहाँ H भी कितने हो गए 2। इस तरीके से लोहे के पाउडर पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। आपका करेक्ट आंसर ये होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, Fe2O3 देखेंगे कैसे। पहले इसको अलग से नोट करेंगे, Fe2 और O3, इसकी क्रिया किससे कराई जा रही है, एल्युमिनियम से, 2Al, ये एल्युमिनियम का फॉर्मूला, और क्रिया कराने पे क्या निकलेगा, Al2O3 और प्लस में 2Fe, यानी आयरन निकलता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी संयोजन अभिक्रिया है, दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तीसरा वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। आपको पता होगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, यह संयोजन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया उसे बोलेंगे जब दो यौगिक, 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में क्रिया करके संयोग करते हैं और एक यौगिक का निर्माण करते हैं, या एक से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। द्विविस्थापन ये क्रिया होगी कि जब 2 यौगिक आपस में स्थान बदल देंगे, और वियोजन अभिक्रिया उसे बोलेंगे कि एक तत्व है या एक यौगिक है और वो टूट करके 2 यौगिकों में विभाजित हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया इसे बोलेंगे जब कोई तत्व अपने से अधिक अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे एल्युमिनियम Fe से अधिक क्रियाशील है और इसने इसको हटा करके इसका स्थान खुद ले लिया, क्या बना, Al2O3, और ये Fe को अलग निकाल दिया, तो ये वाली क्रिया हुई आपकी विस्थापन अभिक्रिया। इसमें पूछा गया कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप करेक्ट आंसर लगाओगे विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान, अब ये याद रखोगे, शुद्ध जल का दूसरा नाम आसूत जल भी लिखा हुआ आता है कभी कभी, आसूत जल यानी कि शुद्ध जल, इसका दूसरा नाम आसूत जल या शुद्ध जल होगा। इसका पीएच मान कितना होता है, 0, 1, 7 और 14। याद रखिए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अब थोड़ी सी चीजें और देखेंगे कि जो पीएच पैमाना है आपका, उसमें क्या चीज आएगी। बीच में लिखा हुआ है आपका 7, इससे पहले 6, 5, 4 और डॉट डॉट करके 0 तक है। ऐसे ही आगे चलेंगे 8, 9 और डॉट डॉट करके ये 14 तक है। ये याद रखेंगे, जिन विलयनों का पीएच मान 7 से कम है, क्या होगा, 7 से कम होगा। जिन विलयनों का पीएच मान 7 से कम है वो अम्लीय होंगे, याद रखना है।
वो अम्लीय होंगे। और जिन विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होगा, 7 से कितना होगा, अधिक होगा, जिन विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होगा, जिन विलयनों का पीएच मान 7 से अधिक होगा वो अक्षारीय होंगे। कैसे होंगे, अक्षारीय। और जिन विलयनों का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होते हैं। इसलिए आपका शुद्ध जल भी उदासीन होगा, जिसके अंदर ना अम्ल की मात्रा, अम्ल और अक्षार की दोनों की मात्रा इक्वल होगी, जिस कारण ये क्या हो जाएगा, उदासीन। इसलिए शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और शुद्ध जल आपका उदासीन होता है। जिन विलयनों का पीएच मान 7 से कम है वो अम्लीय है, जिनका 7 से अधिक है वो अक्षारीय। अच्छा, एक बात और चीज देखी जाएगी कि जीरो किसका, जीरो का एक किसी विलयन का पीएच मान 0 है तो आप उसे बोल देंगे कि ये सबसे अधिक अम्लीय है, सबसे अधिक अम्लीय। लिखोगे सबसे अधिक अम्लीय। और सबसे अधिक अक्षारीय कौन सा होगा, जिस विलयन का पीएच मान 14 होगा। तो ये पूछा गया कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, करेक्ट आंसर आपका रहेगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। क्वेश्चन दिया, ऑप्शन में दिया विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, या फिटकरी, बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, धावन सोडा, कपड़े धोने का सोडा। विरंजक चूर्ण का ही दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर। शुद्ध ये क्या है, पेयजल को यानी कि पीने के जल को जीवाणु से रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाएगा। एक और चीज देखेंगे, धावन सोडा, धावन सोडे का भी यूज हुआ, लेकिन कहाँ हुआ, कठोर जल को मृदु बनाने में, यानी जल की कठोरता को दूर करने के लिए, जल की कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा, यानी इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा Na2CO3 या 10H2O, ये भी लिखा हुआ आवेगा। और जब निर्जल वाले की बात करेंगे तो Na2CO3 होगा। बेकिंग सोडा पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, और फिटकरी जो है अगर कोई ब्लड बह रहा है तो उसको रोकने के लिए फिटकरी का यूज किया जाएगा। ये याद रखना है कि विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर का यूज पेयजल को जीवाणु रहित करने में किया जाता है। धावन सोडा का यूज जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका फॉर्मूला Na2CO3 10H2O होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और जब लिखेंगे Na2CO3 तो यह होगा निर्जल सोडियम कार्बोनेट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अब पीएच से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो उस वाले क्वेश्चन में बता दिए गए। देखो, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना हो, पता लग गया, 7 से कम होगा। 7 से अधिक किसका होगा, ये होंगे आपके अक्षारीय। 7 से कम होगा अम्लीय, और 7 से अधिक होगा वो अक्षारीय होंगे। 7 के बराबर कौन से होंगे, उदासीन। और आपका जल कैसा होता है, उदासीन। शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन। और शून्य वाला होगा आपका अधिक अम्लीय। अगर पूछा जावे कि किसी विलयन का पीएच मान 0 है तो वो कैसा होगा, तो लिखा होगा अम्लीय, अक्षारीय, उदासीन या अधिक अम्लीय। तो आप आंसर में लगाओगे अधिक अम्लीय पे उस टाइम पे। लेकिन यहाँ क्या पूछा, ये कहा कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आप बताओगे कि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, पीतल। पीतल को इंग्लिश में ब्रास कहते हैं। एक है, ये धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है। ध्यान दो कि पीतल दो धातुओं को मिलाकर के किस किस को, एक तो तांबे को क्या बोल लेंगे, कॉपर यानी तांबा, और किसको मिलाकर के, तांबे को और जस्ते को यानी कि जिंक को मिलाकर के बनाई गई है। जिंक का दूसरा नाम क्या है, जस्ता, और तांबे का दूसरा नाम क्या है, कॉपर।
कॉपर को और जस्ते को यानी जिंक को मिला करके ये चीज बनाई गई पीतल, पीतल का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से ये ना धातु है, ना अधातु है, ना उपधातु है, ये एक मिश्र धातु है। क्योंकि मिश्र धातु की डेफिनेशन देखो अब क्या होगी, मिश्र धातु उसे बोल लेंगे दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में लिखोगे दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। और पीतल आपकी दो धातुओं से मिलकर बनी, तांबा और जिंक में, जिनमें तांबे की मात्रा 60 से 70% होगी और पीतल जिंक और जस्ते की मात्रा 30 से 40% होगी। ये याद रखना है आपको। अब धातु की डेफिनेशन देखो इसके लिए आंसर करेक्ट ये वाला होगा, मिश्र धातु। धातु किसे बोल लेंगे, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है और ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और ये विद्युत की और उष्मा की सुचालक होते हैं। अधातु क्या होंगे, अधातु इनके उल्टे होंगे, इनमें कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती और ये क्या करेंगे, इसमें सभी धातु कौन कौन सी आएंगी, जैसे सोडियम आएगा और मैग्नीशियम Mg आएगा, एल्युमिनियम Al आएगा, इसके अलावा और भी Fe आयरन आएगा। ये सभी धातुएं हैं क्योंकि इनके पास धनायन बनाने की प्रवृत्ति है। और अधातु उन्हें बोलेंगे जिनके अंदर विशेष चमक नहीं होती और ये क्या करेंगे, ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखते, यानी ये ऋणायन बनाते हैं। और सभी गैसें इसके अंदर आएंगी, जैसे ऑक्सीजन आ गई, नाइट्रोजन N2 आ गई, हाइड्रोजन H2 आ गई। उपधातु किसे बोलेंगे, ऐसी उपधातु उन्हें बोलेंगे जो धातु के और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करेंगे, उन्हें उपधातु बोलेंगे। इसके अंदर अमलगम भी आता है, ठीक है। और मिश्र धातु में आपकी ये पीतल आ गई। तो इसने कहा कि पीतल है कि क्या है, मिश्र धातु। तो करेक्ट आंसर आपका होगा डी वाला। चलिए, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए, निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। अब ये देखना है, तांबा ये भी हाइड्रोजन से ये भी ठंडे जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन देगा और पोटेशियम भी देगा, एल्युमिनियम भी देगा। लेकिन इसने एक शर्त लगा दी कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस कौन निकालता है। तो अब आपको याद रखना है कि ठंडे जल के साथ एक तो क्रिया करेगा पोटेशियम और एक करेगा Na और एक करेगा Ca। ये धातु या ये तत्व ऐसे हैं जो जल के साथ, इस ठंडे जल के साथ स्पीड से क्रिया करेंगे। अब ये देखो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा दिया हुआ है, तांबा तो इसमें नहीं है, सोना भी नहीं है, एल्युमिनियम भी नहीं है, इसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। तो सबसे अधिक जो ठंडे जल के साथ तेजी से क्रिया करेगा वो पोटेशियम है। अगर दूसरा ऑप्शन आता सोडियम वाला और या कैल्शियम वाला या तीनों मिलाकर के एक जगह दिए जाते, या आपको ये वाला ऑप्शन लगाना पड़ता। अभी देखेंगे, ये तो ठंडे जल की बात कर रहे हैं हम, ठंडे जल से क्रिया करेंगे तेजी के साथ और हाइड्रोजन गैस जरूर निकालेंगे। इसके अलावा गर्म जल के साथ कौन क्रिया करेंगे, गर्म जल के साथ कौन क्रिया करेगा, एक तो आवेगा एल्युमिनियम, एक आवेगा मैग्नीशियम Mg और एक गर्म जल के साथ एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और जिंक। हाँ, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम ये दोनों के दोनों गर्म जल से क्रिया करेंगे, ठीक है। तो इसने पूछा कि कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, तो आप आंसर लगाओगे पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ब्यूटेनॉन। देखो ये एक तो है CH ऑप्शन, दूसरा OH और दिया C डबल बॉन्ड O और C डबल OH। ये वाला जो आपका होगा CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, याद होना चाहिए, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड समूह। और ये आपका होगा एल्कोहली, और ये वाला आपका होगा कीटोन, जिसको आप कार्बोनिल बोलते हो, ये कार्बोनिल होता है। तो इसने कहा कि ब्यूटेनॉन यानी कीटोन क्रियात्मक समूह कौन सा है, करेक्ट आंसर आपका होगा C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या होगा, एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम होगा एथेनॉल और इसका फॉर्मूला है C2H5OH।
एथेनल, एथेन, एथेनोइक अम्ल ये नहीं होंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त पीरियड्स की संख्या कितनी होती है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7। याद रखना है आपको। दिन कितने होते हैं? 7। और ऐसे याद रख लोगे इस ट्रिक से कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। लेकिन जब वर्ग की बात करें तो वर्ग होते हैं आपके 18। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 वर्ग हैं और 18 वर्ग। 7 तो आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। इस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में, अब ये वाला आपका पोर्शन चला जीव विज्ञान का। पादपों में जाइलम, जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? जल का वहन करना, भोजन का निर्माण का या भोजन का वहन करना, एमिनो अम्ल का वहन करना या ऑक्सीजन का वहन करना। पादपों में जाइलम का मुख्य कार्य है जल का वहन करना, यानी कि क्या करेगा ये? पादपों में, पादप यानी कि पेड़ पौधों में जाइलम ये काम करेगा कि जड़ से खनिज और जल को पत्तियों तक पहुंचाएगा, इसलिए जल का वहन करने में इसका यूज किया जाएगा। करेक्ट आंसर आपका होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, यानी किस चीज की ज्यादा जरूरत होती है? सबसे बड़ी चीज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल। जल का फॉर्मूला H2O होगा। दोनों चीजें बताई। फिर उसके बाद बता कि क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और उपयुक्त सभी। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? डी। ये सारी चीजें स्वपोषी पोषण के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के वृक्क यानी किडनी किस तंत्र से संबंधित है, यानी इस कौन सा भाग है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। इसका आंसर रहेगा आपका उत्सर्जन। पोषण नहीं, श्वसन यानी सांस लेने के लिए। वृक्क जो है, किडनी क्या करती है? रक्त से, रक्त के अंदर जो अशुद्धियां होती है उनको छान करके मूत्र के रूप में बाहर निकाल देती है। इस प्रकार वृक्क का जो ये जो रिलेटेड है उत्सर्जन से संबंधित है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी। हीमोग्लोबिन में मुख्य भूमिका निभाता है किस चीज में? श्वसन में, सांस लेने में, पाचन में यानी भोजन को पचाने में, उत्सर्जन में यानी बहुत सारी चीजों को बाहर निकालने, वृद्धि में। ये हीमोग्लोबिन जो कहाँ पाया जाता है? आपका ब्लड के अंदर, खून के अंदर पाया जाता है, रक्त के अंदर। हीमोग्लोबिन मुख्य भूमिका निभाता है श्वसन में, यानी सांस लेने में, श्वास लेने में आपका हीमोग्लोबिन मुख्य भूमिका निभाता है। इस प्रकार आंसर इसका होगा श्वसन में। उसके बाद दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दुर्मिका, सिनेप्स, एक्सोन, आवेग। देखो, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच खाली स्थान को सिनेप्स बोलते हैं, सिनेप्स। करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? बी, सिनेप्स। याद करोगे इसे। उसके बाद मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल या पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। ये सारी ग्रंथि है, लेकिन इसने कहा कि मास्टर ग्रंथि जो सारी चीजों को कंट्रोल करती है उसको बोल लेंगे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जो मास्टर ग्रंथि है और ग्रंथियों को ये कंट्रोल करती है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि मुकुलन बडिंग द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? अमीबा के अंदर पाया जाता है। अमीबा एक ऐसा जीव है जिसे अमर प्राणी कहा जाता है। उसके बाद यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में या लेशमानिया में मुकुलन ब्रीडिंग द्वारा अलैंगिक जनन यीस्ट के अंदर यानी खमीर में होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? बाह्य दल, अंडाशय, अंडप। पराग, देखो पे से पराग, पराग कोश में पराग के कण पाए जाते हैं। और ये याद रखना, ये पुष्प के नर जनन अंग हैं। पराग कोश और परागकण, पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर इसका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? मीठा मटर। अब देखो क्वेश्चन तो दे दिया इसने सब में मटर मटर लगा करके, लेकिन पूछा गया कि किस पौधे के लिए किया गया, पौधे पर किया था। मीठे मटर पे किया था, जंगली मटर पे किया था या उद्यान मटर पे या सरसों पे? मटर पे तो किया था, लेकिन ये देखना कि मीठे वाले पे, जंगली वाले पे या उद्यान मटर पे मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किया? तो देखेंगे करेक्ट आंसर होगा इसका उद्यान मटर। ये वाला जो मटर का पौधा था, ये इसकी क्वालिटी क्या
क्या थी कि इसी को पौधे को क्यों चुना, जबकि जंगली ये भी मटर है और मीठा ये भी मटर है, उद्यान मटर ये भी मटर वाला ही है। इस वाले पौधे को चुनने का एक रीजन ये था कि ये जल्दी से पीढ़ी बदल देता है और आसानी से कम टाइम में उग जाता है। इस प्रकार मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर को चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के गुणसूत्रों में क्रोमोसोम्स की संख्या यानी मनुष्य के गुणसूत्रों की या क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 44, 45, 46 या 48? करेक्ट आंसर होगा आपका 46। अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। देखो, गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है 46 होती है, यानी 23 जोड़े। जब जोड़े की बात करेंगे 23 दूनी कितने हो गए? 46। तो 23 तो जोड़े होंगे, यानी इनकी संख्या 46 है। अब ये देखेंगे कि 22 जोड़े जो हैंगे हमारे, इनके संजात होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स बोलते हैं। याद रखना, जो 22 जोड़े होंगे ये समान होंगे स्त्री के अंदर भी और पुरुष के अंदर भी, इसलिए इन्हें ऑटोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इन्हें? ऑटोसोम्स। गुणसूत्रों में 22 जोड़े समजात होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं, यानी स्त्री और पुरुष के अंदर दोनों में इक्वल होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा दोनों में अलग अलग होता है। स्त्री में तो ये क्या होगा? डबल एक्स होगा स्त्री के अंदर, और पुरुष के अंदर ये होगा 23वां जोड़ा एक्स और वाई। ये याद रखना है, पुरुष में होगा। देखो, 23 जोड़े, 46 गुणसूत्रों की संख्या टोटल है, 22 जोड़े समान हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है। 23वां जो जोड़ा है वो स्त्री के अंदर डबल एक्स होगा यानी XX होगा और पुरुष के अंदर XY होगा। अब ये देखेंगे, हमेशा ये भी याद रखना है कि माता जो है वो हमेशा X ही गुणसूत्र देगी और पुरुष के अंदर यानी पिता के अंदर से या तो X जाएगा, देखो, और या क्या जाएगा? Y। अगर दोनों के अंदर से XX गया तो ये होगा, यहाँ होगी आपको जो संतान होगी वो पुत्री, और अगर एक X गया और एक Y हुआ, पुरुष के अंदर से Y गुणसूत्र गया तो फिर होगा पुत्र। इस प्रकार लड़का या लड़की होना इन्हीं गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। अब देखेंगे मनुष्य के गुणसूत्रों में ऑटोसोम्स की संख्या यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। चलिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी। अब ये वाले क्वेश्चन आपके चल गए फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की, दर्पण है उसकी फोकस दूरी के बारे में पूछा गया, 0 नहीं, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और ये याद रखना है, इसकी वक्रता त्रिज्या भी कितनी होगी? अनंत होगी। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी इसकी? वक्रता त्रिज्या भी इसकी अनंत होगी, अनंत होगी। लेकिन जब खाली वक्रता की बात करेंगे, वक्रता होगी इसकी 0। देखो, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, वक्रता त्रिज्या कितनी? अनंत। लेकिन खाली वक्रता की बात करेंगे, वक्रता बोल देंगे घुमाव को, यानी कि वक्र कर्वेचर कितना होगा? तो वो होगा 0, क्योंकि समतल ऐसे बनेगा ना, तो इसे क्या लिखोगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत है, वक्रता त्रिज्या भी अनंत है, लेकिन जो कर्वेचर है आपका ये आपका 0 होगा। इस प्रकार इसका सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की कम से कम दूरी कितनी होती है? 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या अनंत? तो करेक्ट आंसर इसका होगा 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होगी और अधिकतम दूरी होगी आपकी अनंत। तो इसका करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का अर्थ हो फैलना, और आकाश भी अगर इस ट्रिक से देखें कि आकाश फैला हुआ है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। करेक्ट आंसर इसका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? किसी व्यक्ति की आंखों में निकट दृष्टि दोष है तो उसका निवारण के लिए किस लेंस के चश्मे का प्रयोग? उत्तल, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस या द्विफोकस
द्विफोक्सी लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखोगे, अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस के उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अवतल लेंस। और इसके विपरीत अगर दूरदृष्टि दोष की बात करेंगे तो उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाएगा और उसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक कितना होता है? रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का एसआई मात्रक कितना होता है? ओम, वोल्ट, एम्पियर, वाट। देखिए प्रतिरोध को आर से डिनोट किया जाता है, जो आपने ओम के नियम में पढ़ा होगा। प्रतिरोध का यानी रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक ओम होता है। वोल्ट किसका होगा? यह विभवांतर का है, विभवांतर का मात्रक क्या होगा? वोल्ट। और ये धारा का मात्रक है। और ये वाट किसका मात्रक है? शक्ति यानी पावर का मात्रक है। इसको V से डिनोट करेंगे, इसको R से डिनोट करेंगे और धारा को I से डिनोट करेंगे और शक्ति को P फॉर पावर से डिनोट करेंगे। इसने कहा कि प्रतिरोध रेसिस्टेंस का सही मात्रक क्या होगा? ओम। ये इसका करेक्ट आंसर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, थर्मामीटर। थर्मामीटर तो टेम्परेचर नापने के लिए, गैल्वेनोमीटर का अलग होगा, एमीटर धारा नापने के लिए यूज होगा, लेकिन विभवांतर जो होगा वो वोल्टमीटर को नापने के लिए किया जाएगा। और एमीटर किसके लिए यूज होगा? धारा नापने के लिए। टेम्परेचर को नापने के लिए किसका यूज होगा? ये होगा थर्मामीटर का। तो इसका करेक्ट आंसर विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का यूज होगा। एक अशुभ शक्ति 1 HP किसके बराबर होती है? 726 वाट के या 36 वाट के, 746 वाट के या 756 वाट के। एक अशुभ शक्ति यानी 1 HP में कितने वाट होते हैं? करेक्ट आंसर होगा इसका 746 वाट होते हैं। एक अशुभ शक्ति 1 HP में कितने वाट होते हैं यानी किसके बराबर होती है? तो करेक्ट आंसर होगा 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुना 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड या 2 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुना 10 की पावर 10 मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? कोयला, लकड़ी, बायोगैस, पवन ऊर्जा। तो जीवाश्म किस चीज को बोलेंगे? जीवाश्म उन्हें बोलेंगे जो पेट्रोलियम वाले पदार्थ होंगे या पेड़ पौधे होंगे, वो करोड़ों साल तक यानी बहुत टाइम तक के पृथ्वी के नीचे जाने के बाद जो उनके अवशेष प्राप्त हो गए उसे बोलेंगे जीवाश्म। तो सबसे पहली चीज जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण कोयला है आपका। लकड़ी और ये बायोगैस, ये दोनों के दोनों कौन से हो गए? ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन कोयला है और ये वाले लकड़ी और बायोगैस ये अलग हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा कोयला। डायनामो यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर परिवर्तित कर देता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। याद रखना है, डायनामो इलेक्ट्रिक जनरेटर परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। लेकिन इसके विपरीत जब मोटर की बात करेंगे तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। यहाँ डायनामो की बात की जा रही तो डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण की प्रक्रिया में क्या चीज बनती है? ईथर बनेगा, एस्टर बनेंगे, एथिल अल्कोहल या सोडियम स्टेरेट साबुन बनता है। साबुनीकरण की प्रक्रिया में ईथर नहीं बनता, ये बनेगा। देखो, साबुनीकरण में साबुन बनाने की क्रिया को ही साबुनीकरण कहा जाता है, स्पोनिफिकेशन कहा जाता है। इसलिए सोडियम स्टेरेट साबुनीकरण की प्रक्रिया में साबुन बनता है जिसका नाम सोडियम स्टेरेट है। फॉर्मूला इसका क्या होगा? C17H35 COONA, ये है इसका फॉर्मूला साबुन का जिसे, लेकिन इसमें 3 अणु बनेंगे, वो आगे देखी जाएगी किस तरह से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी।
निम्न में से कौन सा यौगिक सिरका यानी विनेगर बनाने में प्रयुक्त होता है? मेथेनॉल, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल तो उनमें पाया जाएगा मधुमक्खी या डंश में पाया जाएगा बिच्छू और उसके चींटी के डंश में। ये मेथेनॉल है। एथेनॉल तो इसने कहा कि कौन सा सिरका बनाने में प्रयुक्त होता है? एथेनोइक अम्ल, जिसे बोल लेंगे एसिटिक अम्ल, इसका यूज हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त यानी निकलती है? तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन गैस निकलती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। इसने कहा कि कौन सी गैस निकलेगी, तो आप बताओगे कि ऑक्सीजन गैस निकलेगी। मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों यानी चैम्बरों की संख्या, अब इसी का कोष्ठक, चैम्बर और इसका दूसरा नाम है कक्ष। क्या बोलेंगे? कक्ष, चैम्बर और जी कोष्ठक और एक और नाम है इसका वेशम। कितने नाम हो गए इसके? 4 नाम हैं। तो इनकी संख्या भी कितनी होगी? 4 होगी। मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की, चैम्बर्स की, कक्ष की या वेशम की संख्या कितनी होती है? 4। करेक्ट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र के किस भाग में निषेचन होता है? अंडाशय के अंदर, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका यानी डिंब वाहिनी या योनि के अंदर। मादा जनन तंत्र के किस भाग में निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है? तो आप देखोगे फलोपियन नलिका डिंब वाहिनी के अंदर होता है। भाग में निषेचन कहाँ होता है? मादा जनन तंत्र के किस भाग में? यानी डिंब वाहिनी में, जिसे फैलोपियन नलिका भी कहा जाता है, इसके अंदर निषेचन होता है। करेक्ट आंसर होगा आपका सी। आगे देखेंगे, इमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का या विटामिन का? इमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है? ये आपका वसा का पाचन करता है। करेक्ट आंसर होगा वसा। उसके बाद पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में या पित्ताशय में? देखो पित्तरस ये वाला बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, लीवर के अंदर होता है इसका निर्माण। करेक्ट आंसर होगा बी। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप कैसा होता है? ये होता है डबल टी, स्मॉल टी, डबल स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और ये डबल कैपिटल आर। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे की बात करी और शुद्ध की बात करा तो डबल कैपिटल टी होगा। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए।